नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का यहाँ पर आ जाना ये बड़ा ही प्रत्यक्ष है और बहुत ही बेहतरीन मुझे प्रतीत होता है कि आप सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन चीज़ें करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज़ें रहेंगी, चीज़ों को बहुत बढ़िया करने का प्रयास रहेगा और चीज़ों को बढ़िया ही किया जाएगा। इतना लेट क्यों आए सब? दरअसल अभी मेरी यूट्यूब पे क्लास थी, उस यूट्यूब की क्लास को अभी जस्ट कंप्लीट करके मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ठीक है जी हाँ, अगर मैं 2 या 4 मिनट डिले होता भी है तो वो क्लासेस के ही बीच का गैप होता है, राइट। एक क्लास कंप्लीट करो, उसको बोर्ड की फाइल को सेव करो, टेक्निकल टीम कर रही होती है, ठीक है, देन तुरंत दूसरी क्लास स्टार्ट करो। ठीक है, तो उसमें बीच में टाइम लगता है। कैसे हो आप लोग, फटाफट से बताओ। और लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हम कर चुके थे, कहाँ से चीजें स्टार्ट होनी थी, फटाफट से बता दीजिए। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था, बताओ फटाफट। अनुज क्लास क्लास में बता देना भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम। छवि, जय हिंद। नितिन का कहना है सर ब्लैक बोर्ड इस पे यूज कर लीजिए। अच्छा, वृंदावन की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। ठीक है, अरे उमेश डज्जा, दिल टूट गया, दौड़ जोड़ ले भाई, दिलाना है। इसी बात करो यार थम, फटाफट बताइए, तैयार हो। प्रस्तावना में संशोधन तो हम कर चुके थे, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन एक ही हुआ है। प्रस्तावना के बारे में कहे जाने वाले प्रमुख कथन, प्रस्तावना के बारे में कहे जाने वाले प्रमुख कथन, ये हमारा टॉपिक था। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट गिवन इन द रेफरेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रमुख कथनों की बात चल रही है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रेफरेंस गिवन, इंपोर्टेंट रेफरेंस अबाउट, इंपोर्टेंट रेफरेंस अबाउट, इंपोर्टेंट रेफरेंस अबाउट, इंपोर्टेंट रेफरेंस अबाउट। किसके बारे में इंपोर्टेंट रेफरेंस की बात कर रहे हैं अपन लोग? सर जी, हम कुछ एक इंपोर्टेंट रेफरेंस की बात चल रहे हैं, कर रहे हैं। इंपोर्टेंट रेफरेंस अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में इंपोर्टेंट रेफरेंस की हम जरूरत बात कर रहे हैं। प्रस्तावना को कहे गए कुछ प्रमुख, प्रस्तावना को कहे गए कुछ, प्रस्तावना को कहे गए कुछ प्रमुख, प्रस्तावना को कहे गए कुछ प्रमुख कथन। प्रस्तावना के लिए जो प्रमुख कथन कहे जा रहे हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियम्बल। ठीक है रोहित, तो भाई समझिए कौन कौन से इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है, तो जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। स्टेटमेंट है प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? बहुत क्लियर शब्दों में आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, किस किसके द्वारा ऐसी बातें कही गई। अब बहुत प्यार से बता देंगे
कि सर जी ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है, आप बहुत ध्यानपूर्वक बताएंगे यह स्टेटमेंट किसने दिया है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है। देखो बाबूजी, अगर हम बात करें प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, बताइए सर जी ये किसने कहा है। सर ये है सबसे पहले केशवानंद भारती ने कहा, केशवानंद नहीं सॉरी गोलकनाथ, गोलकनाथ, गोलकनाथ जी ने कहा है, गोलकनाथ जी ने कहा है, गोलकनाथ जी ने कहा, गोलकनाथ ने, गोलकनाथ ने कहा है। एम हिदायतुल्ला ने कहा है, एम हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस रहे हैं, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला ने कहा है। और ठाकुर भार्गव दास ने भी कहा है, ठाकुर भार्गव दास ने भी कहा है। दोनों के दोनों ही चीफ जस्टिस भारत के अंतर्गत, ये दोनों के दोनों ही जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। एम हिदायतुल्ला एंड ठाकुर भार्गव दास, भार्गव दास, दास, फटाफट से लिखिए, फटाफट से लिखिए इसको, जब आप नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे बिना परेशानी के। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आता है कि प्रियम्बल को भारतीय संविधान का होरोस्कोप किसने कहा है। होरोस्कोप कुंडली, प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंडली है, किसने कहा है। अगला स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंडली है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंडली है, भारतीय संविधान की कुंडली है, संविधान की कुंडली है। भारतीय संविधान की कुंडली है। ठीक है, तो प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी ने कहा है। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा बच्चे, के एम मुंशी ने कहा है। दैट इज बाय के एम मुंशी। किसने कहा भाई जी, के एम मुंशी ने कहा है। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, पहचान पत्र है, पहचान पत्र है। प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ, प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ, प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें यहां पर, प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने कहा है, एन ए पालकी वाला ने कहा है, एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला। ठीक है, याद रखना, एन ए पालकी वाला ने कहा है। नोट करिए फटाफट से।
एक व्यक्ति और देखने को मिलते हैं, अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर ने की नोट कहा है। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा है? की नोट कहा है। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा है? की नोट कहा है। अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा है? की नोट। प्रस्तावना संविधान का की नोट है। प्रस्तावना संविधान का की नोट है। संविधान का की नोट है। की नोट है। की नोट है। ये किसने कहा? अर्नेस्ट बेकर ने कहा है। ठीक है, चलिए। अर्नेस्ट बेकर ने कहा की नोट। अर्नेस्ट बेकर, बैकर, राइट, दैट वाज सैड बाय अर्नेस्ट बेकर। ठीक है, चलिए। कौशिंदर, कौशिंदर कहां से हो आप? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आप ये नोट कर पाए देन वी आर मूविंग फर्दर। दीज आर सम स्टेटमेंट सेड टू द प्रियम्बल। ये कुछ ऐसे कथन हैं जो हमारी प्रियम्बल के बारे में कहा गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पीओडी कहां मिलेगा चेक कर देना भाई, टेक्निकल टीम को एक बार बोल देना। ठीक है, आगे बढ़िए। सुबे जी, नोट करो। यहां पे आपकी प्रियम्बल के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कौशिंदर, आप कौन सी वाली क्लास से हैं भाई, एक बार बताएंगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग फर्दर। हेडिंग डालिए। अब जैसा मैंने बताया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है? हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली, कुंडली बनती है ना, राइट, बिल्कुल उसी तरीके से। कौशिंदर, देखते हैं फिर हम। यहां पे आपको एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। इस प्रकार का आपको ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट सपोज दिस इज संविधान। मान के चलिए कि ये आपका संविधान है। लेट सपोज दिस इज संविधान। अगर ये आपका संविधान है, ये आपका संविधान है, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। संविधान को, संविधान को बहुत ध्यान से समझेंगे। बताइए सर जी। संविधान के अंदर कई सारी बातें होती हैं, जैसे सबसे पहले आपको इसमें प्रस्तावना देखने को मिलती है, प्रियम्बल आपको देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है। प्रस्तावना के बाद अगर हम बात करते हैं, प्रस्तावना के बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं, देन हमें देखने को मिलती है अनुसूची यानी शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद आपको संविधान के भाग देखने को मिलते हैं यानी पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और पार्ट्स के बाद आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, राइट। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रस्तावना को हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, अनुसूचियों की बात करते हैं। तो हेडिंग आपकी होनी क्या चाहिए? अनुसूचियां। आप हेडिंग डाल दीजिए अनुसूचियां। आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? अनुसूचियां आपकी हेडिंग होनी चाहिए। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स आपकी हेडिंग होनी चाहिए। फटाफट हेडिंग डालिए। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स, यानी कि शेड्यूल्स। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि आखिरकार अनुसूचियां जो हैं, आखिरकार अनुसूचियां जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अनुसूचियां, तो इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है कौशल दीदी, थैंक यू। मेरी बात को समझिए। प्रकाश, क्या हुआ? प्रकाश, दोबारा लिखो भाई, तुमने जो लिखा है वो उठ गया। ठीक है, कमेंट थी वो निकल गई। अब अनुसूचियों की बात करते हैं अपन, क्या होती हैं, किस लिए इसकी जरूरत पड़ती है। वास्तविकता में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो संविधान में भागों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए, तो उनके लिए हमने अलग से अलग से हमने अनुसूचियां बना ली। पर एक दिक्कत आती है इसमें। सर जी, एक बात बताइए। आइए आइए, कैसे हो रजनीश? क्या हुआ?
अनुसूचियों की अपन बात करते हैं कि अनुसूचियां क्या है, कि दरअसल जो कुछ ऐसे प्रावधान थे जो शामिल नहीं हो पाए उनको हमने यहां रख दिया। पर दिक्कत पता है क्या है, कि जब अनुसूचियां बन रही थी तभी भाग बन रहे थे, तो दोनों को साथ में बनाया जा सकता था। आपने 22 भाग बना लिए, अनुसूचियां अलग से क्यों बना रहे हो? भाग ही 30 कर देते, 8 है ना भाई, बस। तो यहां सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है, सबसे बड़ी बात यहां पर यही आती है कि अनुसूची को अलग से आखिरकार बनाया ही क्यों गया, तो उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता वीर चौधरी, ऐसा कुछ नहीं होता बाबू। अनुसूचियों के बारे में पॉइंट रखता हूं मैं और बताने की कोशिश करता हूं। बताइए सर जी, बताने की कोशिश करिए। दरअसल ये ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रावधान जो संविधान के भागों में उपलब्ध नहीं है, जो संविधान के भागों में नहीं है, संविधान के भागों में नहीं है, भागों में नहीं है, ऐसे प्रावधान जो संविधान के भागों में नहीं है, अनुसूचियों में शामिल किए गए, अनुसूचियों में शामिल किए गए, शामिल किए गए, शामिल हुए। बट पॉइंट पता है क्या आता है, कि क्यों ही करना, जब साथ में बन रहे थे तो इसको एड ऑन कर देते। तो लिखिए ऐसे, द प्रोविजंस, प्रोविजंस which are not in, which are not in preamble, which are not in parts, added to preamble, added to preamble, added to preamble, which are not in parts, added to preamble। ठीक है, जो पार्ट्स में नहीं है उसको प्रियम्बल में शामिल किया गया, जो पार्ट्स में नहीं है उसको प्रियम्बल में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, बहुत बेहतरीन है यहां पे मैटर। मैटर कुछ इस प्रकार से है ना जी, कि यहां पर इसको अलग से रखे जाने का कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, ये इसकी केवल परिभाषा है, ये केवल और केवल इसकी डेफिनेशन है, ओनली इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है, केवल परिभाषा है, केवल और केवल परिभाषा है, उसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, ये सिर्फ डेफिनेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, उद्देश्य क्या हुआ, चलिए उद्देश्य को समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर सा है, संविधान में संशोधन में सरलता के लिए ऐसा किया गया था, संविधान में संशोधन में सरलता के लिए ऐसा किया गया, संविधान में संशोधन में सरलता के लिए, संविधान में संशोधन में सरलता के लिए, संशोधन में सरलता के लिए, सरलता के लिए यह प्रावधान किए गए, प्रावधान किए गए। सरलता के लिए प्रावधान किए गए। ठीक है, याद रखना, संविधान में संशोधन में सरलता के लिए यह प्रावधान किए गए थे। तो समझिएगा किस तरीके से जो प्रोविजंस किए गए हैं, ये जो प्रोविजंस किए गए हैं किस लिए थे, ताकि संविधान में संशोधन में सरलता रहे। ठीक है, चलिए तो बहुत ध्यान से समझना, फॉर इजीनेस इन, फॉर इजीनेस इन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात को जमी नहीं, समझ में नहीं आई, समझाता हूं। दरअसल संविधान जो था ना बच्चे, उसके अंदर आप कोई भी नया प्रावधान नहीं जोड़ सकते थे संविधान के भागों में। बात को समझना, पहले आप ये लिखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। जो आर्टिकल 368 है वो बताता है कि किस प्रकार से अमेंडमेंट प्रोसीजर भारत के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप एक नया भाग नहीं जोड़ सकते, आप कभी नया भाग नहीं जोड़ सकते। आप पुराने ही भागों में परिवर्तन कर सकते हो, या पुराने भाग को खत्म कर सकते हो, या कोई भी अगर संशोधन करना है तो पुराने ही भागों के अंदर उपभाग जोड़ सकते हो। आप कोई भी ऐसा प्रावधान संविधान के भागों में नहीं जोड़ सकते जो पहले से ना हो, जैसे दल बदल कानून, जैसे भूमि सुधार,
इसके लिए संविधान में स्पेस ही नहीं था। तो इसलिए ऐसा किया गया कि अगर भविष्य में कोई ऐसा प्रावधान करना पड़ जाए जिसका उल्लेख संविधान में पहले से नहीं है, तो हम इसके थ्रू जो अनुसूची है इसके थ्रू संशोधन कर पाए। ठीक है, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई आदर्श। ठीक है, लेखपाल की भर्ती कद लो आ सकती है भाई, डेट तो मेरे तो नहीं, और जल्दी आओगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई जी, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, चलो, अनुसूची का अर्थ क्या होता है? भाई एक प्रकार से कहना ना, भाग का अर्थ क्या होता है, इसी प्रकार से अनुसूची का अर्थ क्या होता है, ये दरअसल ही एक लिखित व्याख्या को ही दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ। अब हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में ही, शेड्यूल्स के बारे में ही अब हम बात कर रहे हैं। शेड्यूल्स के बारे में ही अब हम बात कर रहे हैं, अनुसूचियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। अनुसूचियां या अनुसूचियों को ही आप कह सकते हैं भाई जी शेड्यूल्स। अब इसको समझने का प्रयत्न करना। प्रारंभ में कितनी थी सर जी? प्रारंभ में थी 8, वर्तमान में कितनी है? प्रारंभ में कितनी थी? 8 है प्रारंभ में। प्रारंभ यानी इनिशियली कितनी थी ये? इनिशियली कितनी थी? इनिशियली प्रारंभ में आपको देखने को मिलती थी 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपको कितनी देखने को मिलती है? वर्तमान यानी करंटली कितनी है? करंटली आपको देखने को मिलती है 12। करंटली आपको देखने को मिलती है 12। 4 एडॉन कैसे हुई उसकी भी हम बात करेंगे, राइट, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में, अनुसूची 1, शेड्यूल 1 किस बारे में बात करती है बताइए? शेड्यूल 1 किस बारे में बात करती है? शेड्यूल 1 किस बारे में बात करती है? ठीक है, बताएं। दरअसल जो शेड्यूल 1 हमें देखने को मिलती है, यह किस बारे में बात करती है उसकी बात करते हैं। सर शेड्यूल 1 जो बात करती है वह बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करती है। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूं कि शेड्यूल 1 है तो किस बारे में चर्चा करेगी, तो ये बात करेगी भारत के संघ राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में। भारत का जो सांघिक क्षेत्र विस्तार है वह किस प्रकार से किया गया उसकी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है भाई रोहित, किसकी चर्चा की गई है? ठीक है, चलिए, मैंने बताया भारत में क्षेत्र का या भारतीय क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख यहां किया गया है। भारतीय क्षेत्र का विस्तार उल्लेख यहां किया गया, विस्तार उल्लेख यहां किया गया, विस्तार उल्लेख यहां किया गया है। भारतीय क्षेत्र का विस्तार उल्लेख यहां किया गया है। ठीक है, याद रखना, भारतीय क्षेत्र का विस्तार उल्लेख यहां किया गया है। अब समझिएगा भारतीय क्षेत्र का विस्तार उल्लेख कैसा है, विस्तार उल्लेख यहां पर कैसा है, और ध्यान से समझिएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। अब ये विस्तार कैसे कैसे हो जाएगा? बाउंड्री, एरिया, नेम, कैसा कैसा विस्तार है जी? बाउंड्री, एरिया, नेम ऑफ यूटी एंड स्टेट्स। बाउंड्री,
एरिया, नेम, नेम ऑफ यूटी एंड स्टेट्स। कहने का मतलब है सीमा, क्षेत्रफल, नाम, ठीक है, किसका, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का, प्रदेश का, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का, वो यहां पर बताया गया। अच्छा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि जैसे मैं अगर मान के चलो यहाँ इंडिया का मैप बना दूं, लेट्स सपोज आई मेक अ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इंडिया का मैप बना दिया। अब इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहां होगा, कौन सी जगह कहां होगी, उसकी हम बात कर रहे होते हैं। जैसे ये आपकी कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, या हिमाचल है, उत्तराखंड है, वो कैसे होगा, कहां होगा, उसकी हम बात करते हैं, उसकी हम यहां पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखेंगे, नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए सर, पीओके भी शामिल कर दीजिए मैप में। बहुत पीओके शामिल रखता हूं मैं हमेशा मैच में, पीओके पे तो कब्जा कर लेंगे किसी दिन, जिस दिन तुम ठाली से हो तो बता दियो, देख लेंगे, उड़े भी कब्जा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 की हम बात करते हैं। शेड्यूल 2 कहने का मतलब है अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 की हम बात करते हैं, अनुसूची 2। बाबू, अनुसूची 2 की अगर हम उल्लेखीकरण करते हैं कि अनुसूची 2 क्या है, क्या कहती है अनुसूची 2, ठीक है, चलो, तो उसकी हम बात कर रहे होते हैं, अनुसूची 2 की। इसके बारे में भी थोड़ा विशेषतः जानकारी लेने की कोशिश करिए, विशेषतः जानकारी लेने की कोशिश करिए पल्लवी, समझिए अनुसूची 2 में क्या है। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया वेतन व भत्तों का उल्लेख, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के, कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख, वेतन व भत्तों का उल्लेख, वेतन व भत्तों का उल्लेख, उल्लेख यहां पर किया गया है, वेतन व भत्तों का उल्लेख यहां पर किया गया है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, जितनी भी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में डिटेल दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सैलरी एंड अलाउंसेस डिटेल्स या एक्सपेंशन यहां पर दी गई है। अब इसमें सबकी सैलरी और सबके अलाउंसेस का चर्चा ऐप पर इधर की गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, शेड्यूल 3, अनुसूची 3। इसमें क्या बताया गया है, शपथ, 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 ठीक है, सरकारी पदाधिकारियों की पद ग्रहण से पहले ली जाने वाली शपथ, सरकारी पदाधिकारियों की, पदाधिकारियों की, पदाधिकारियों की पद ग्रहण से पहले शपथ, पद ग्रहण से पहले शपथ, शपथ, ओथ की बात की जा रही है, ओथ, ओथ टेकन बाई, ओथ टेकन बाई, ओथ टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, oath taken by government officials before, oath taken by government officials before, oath taken by government officials before holding post, holding post, ठीक है, याद रखिएगा, नोट करिए।
कहा जाता है कि इसके अंदर, कहा जाता है कि इसके अंदर ना एक प्रकार का अपवाद है। कहा जाता है कि इसके अंदर अपवाद है। अपवाद क्या है? कि इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इधरिच नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख यहां पर नहीं है। जो प्रेसिडेंट की ओथ है उसका उल्लेख यहां पर नहीं है। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर नहीं है। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर नहीं है। जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति शपथ है, वो यहां पर नहीं है। और राष्ट्रपति शपथ यहां पर नहीं है। शपथ यहां पर नहीं है। राष्ट्रपति शपथ यहां नहीं है, वह केवल आर्टिकल 60 में दी गई है। दैट इज इन आर्टिकल 60। वो आर्टिकल 60 में दी गई है। नोट करो, फटाफट बताओ, नोट करो। बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? हाँ, बहुत बढ़िया। सर आप मराठी बोल रहे हैं? कहते हैं, कहते मराठी बोलते हैं। वही तो बोला ही नहीं। ठीक है, चलिए। और राज्यपाल भी नहीं, राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख है वो यहां पर दिया गया है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए नहीं है। राष्ट्रपति को आप सबके साथ शामिल नहीं कर सकते, समझे ना? हाँ। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जो अभी मेरे चैनल पे नहीं पहुंचे हैं? जीत राणा जीएस जो यूट्यूब है उस पर आप अभी नहीं मौजूद हैं? हाँ, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये शेड्यूल 1, 2 एंड 3 नोट कर लिया, देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 की हम बात कर रहे हैं, अनुसूची 4 की अपन बात कर रहे हैं। अनुसूची 4, अनुसूची 4 की बात की जा रही है। अनुसूची 4, अनुसूची 4 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अनुसूची 4 के अंदर बताया गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, की सीटों का आवंटन, आवंटन, allocation of राज्यसभा सीट्स, allocation of राज्यसभा सीट, allocation of राज्यसभा सीट्स, allocation of राज्यसभा सीट्स, राज्यसभा की सीट्स का allocation यहां पर बताया गया है। अब ये कैसे है भाई जी? आपको पता है राज्यसभा की टोटल जो सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, राज्यसभा की जो टोटल सीट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती हैं कैसे? ठीक है, हमें पता है कि टोटल आरएस सीट्स हैं कितनी, आरएस सीट्स कितनी है राज्यसभा सीट्स। मैक्सिमम अगर मैं पूछूं, मैक्स पूछूं, अगर अधिकतम पूछूं, अधिक अधिक पूछूं तो 250 है। वर्तमान पूछूं तो 45 है। वर्तमान में पूछूं तो कितनी है? वर्तमान में 245 है। और वो जो 245 वर्तमान में देखने को मिलती हैं, वो किस राज्य में कितनी होंगी उसका उल्लेख यहां पर किया गया है। आज की डेट में मैक्सिमम यूपी में है 31। दरअसली आवंटन के लिए जो आधार होता है वो जनसंख्या होता है, इसलिए। क्या हाल है आकाश? हम्म। नोट कर लिया भाई आपने? चलो। हाँ भाई। हाँ जी, उपराष्ट्रपति पर भी चर्चा नहीं है। जी हाँ, नहीं है। वह पद की वजह से कही गई है भैया। ठीक है, चलो। प्रियंका बीना, आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बहुत जोर की बात कह रही है आपने। चलिए, अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। शेड्यूल 5 की बात कर रहा हूं बाबू। शेड्यूल 5 को समझना।
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र स्लैश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन भी किया गया है। जनजाति क्षेत्र का प्रशासन भी है। क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है, का उल्लेख है। इसमें क्या बताया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र होगा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होगा उसका प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया। कैसे उसका प्रशासन होना है उसकी बात की गई है। अरे SC एंड ST सीट्स नहीं होती भैया, महक ऐसी बात कर रही हैं आप, या ध्यान दो। दरअसल ऐसा क्षेत्र होता है जो जनजातीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब क्योंकि जनजातीय क्षेत्र होता है उसका प्रशासन कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति लेगा। राष्ट्रपति को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे प्रशासन होना है कैसे नहीं होना है, तो उसका उल्लेख भी यहीं पर किया गया है कि जितना भी आपका अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख है वो दरअसल जो किया गया है वो अनुसूची 5 में किया गया है। ठीक है, तो इसको वैसे ही आप लिख लेंगे, इसको वैसे ही आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, बड़े प्यार से आप लिखेंगे, यह प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, यह है राष्ट्रपति द्वारा, या स्लैश मार के लिखिए, तो राष्ट्रपति द्वारा होगा या स्लैश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा या स्लैश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होगा, नियुक्त प्रशासक द्वारा, प्रशासक द्वारा। कैसे होगा, बाय प्रेसिडेंट और बाय एडमिनिस्ट्रेटर, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट और बाय एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना, या तो राष्ट्रपति इसको करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक होगा वो इसको करेगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर है बात? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यार से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक, कि भैया जी यहां पर अगर कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया जा रहा है तो उसको इसी प्रकार से कंसीडर करके आप चलेंगे। कोई भी इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी आधार पर मैं आपको चर्चा करते हुए आगे बताता हूं कि किस तरीके से बातें यहां होंगी, किस तरीके से बातें अब आपकी यहां होंगी। बताइए सर जी, बताइए सर। बहुत बेहतरीन। देखो, बात यह है कि यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 244 के पहले भाग में, यह आर्टिकल है, इस आर्टिकल में यह बात लिखी हुई है, उस आधार पर हम समझ पाए। प्रशासक क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासक, यानी जो राष्ट्रपति की कहने के अकॉर्डिंग काम करता है। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, आंसर होगा अनुसूची 4 में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, समझा है भाई? वेरी गुड, दैट इज वेरी परफेक्ट। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 के बारे में, जब आप इसको नोट कर लेंगे तब। लिखो भाई, फिर बात करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ बाबू क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ बाबू, इसमें भी उल्लेखित है, लेकिन ये इसका प्रशासन कैसे होगा वो इसमें क्यों उल्लेखित होगा?
ये वाला हिस्सा इसमें क्यों उल्लेखित होगा? ये हिस्सा तो आर्टिकल में है, क्योंकि ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर शेड्यूल्स में नहीं लिखे होते। प्रशासक या प्रशासन का मतलब होता है जो वहां पर कानून बना पाए, कानून लागू कर पाए, कानून का संरक्षण कर पाए, वो कहलाते हैं प्रशासक। मानवेंद्र कैसे हो आप? आगे बढ़ो। अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6। अनुसूची 6 शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 की बात करते हैं। शेड्यूल 6 की अपन बात करते हैं। बात को समझिए। शेड्यूल 6 के बारे में हम क्या कुछ कहने वाले हैं, ठीक है? शेड्यूल 6 की अगर हम बात करें तो इसमें बड़ी स्पष्ट सी बात कही गई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन के उल्लेख है। मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख, के प्रशासन का उल्लेख। इसको आप कह सकते हैं जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम क्षेत्र है ना, इसके प्रशासन की जानकारी यहां पर दी गई है। ठीक है, समझिए। अब वो किस प्रकार से दी गई है वो भी समझिए। एक्सपेंशन ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एडमिनिस्ट्रेशन। मेघालय, मिजोरम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख कैसे होगा, इसके जिक्र यहीं पर किया गया है। राइट, ठीक है। अब इसके बारे में उल्लेखीकरण चलो कैसे है हमें पता है, आर्टिकल 244 के दूसरे भाग में है वो। आर्टिकल इसके लिए कौन सा काम करता है? आर्टिकल 244 का दूसरा आर्टिकल ये है, आर्टिकल है ये वाला। वही है भैया, इसका उल्लेख या तो राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा, या तो राष्ट्रपति द्वारा, या तो राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा, प्रशासक द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट और बाय एडमिनिस्ट्रेटर, बाय प्रेसिडेंट। सेम चीज पीछे लिखी हुई है, यहीं पे लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जब मैं प्रशासन का जिक्र कर रहा हूं तो यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी जिक्र किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बनना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी का बनना भी यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आप समझिएगा जिला परिषदों का बनना, ठीक है, जनजातीय जिला परिषदों का बनना इसी में उल्लेखित है। इसमें आप समझना कि भाई यहां जिला परिषदों का बनना, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में क्षेत्रों में जिला परिषदों का बनना, जिला परिषदों का बनना, जिला परिषदों का बनना यहीं पर बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन यहीं पर है। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहीं पर बताया गया है। जीतू यादव नोट करिए, अगर क्लास रिकॉर्डेड भी होती ना बाबू, समझे जीतू, तो भी अनुसूचित क्षेत्रों का जिला जो परिषद है ना उनका बनना फिर भी शेड्यूल 6 में ही रहता, अगर ये रिकॉर्डेड होती तो भी। ठीक है, विवेक ही मेरा सवाल है, ठीक है भाई, ये भाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी बोलते हैं उसको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है,
कहाँ से हो आप? अचरज? कहाँ से हो अचरज? डॉन? डॉन? एडीसी क्या होता है बाबू? वहां का पूरा प्रशासन संभालने के लिए ना, जो प्रशासक होता है वो जिलों में विभाजित कर देता है ताकि उसको आसानी से संभाल पाए। हाँ। ठीक है, कैसे हैं आप? चलिए। ये नोट कर लिया भाई आपने ये? बहुत बढ़िया करा अगर आपने नोट कर लिया तो। इसके बाद आपकी आती है शेड्यूल 7, अनुसूची 7। अनुसूची 7 या शेड्यूल 7 इसको कहा जाता है। शेड्यूल 7 इसको कहा जाता है। और शेड्यूल 7 बेसिकली वो है जिसके अंदर केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन बताया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, मध्य शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन बताया गया है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन बताया गया है। पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है बाबू, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कल, है ना? कल इसको एक्सप्लेन करूंगा, काफी अच्छा एक्सप्लेन होगा इसमें। मैं ठीक हूं? ठीक है सर, अनुसूची 4 को आपने रिपीट नहीं किया। बच्चे, अनुसूची 4 में है जैसे राज्यसभा में सीट है, जैसे 31 सीट यूपी में है, तो वो क्यों है? यह अनुसूची 4 में बताया गया है कि किसी राज्य में से राज्यसभा के लिए कितनी सीट निकलेंगी, वो अनुसूची 4 में बताया गया है। ठीक है? ठीक है लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत आभार। अब यहां से आगे की क्लास होगी कल कंटिन्यू, खुल के खेलिए। ठीक है? हाँ। ठीक है बाबू, साइंस नहीं पढ़ाता मैं। नहीं, साइंस नहीं पढ़ाता मैं। साइंस के प्रैक्टिस सेशन जरूर लगे हुए हैं मेरे, लेकिन मैं साइंस नहीं पढ़ाता। ठीक है? चलो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।